नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जैसे अपना कोई अपने घर का चला गया हो, पूरा देश गम में डूबा है। एक हादसे ने हमारे जाबाज जनरल को छीन लिया। जनरल बिपिन रावत और हादसे का शिकार हुए दूसरे लोगों का पार्थिव शरीर सुलूर से दिल्ली लाया जा रहा है, रास्ते पर है। जनरल रावत का पार्थिव शरीर रात के करीब 8 बजे बताया जा रहा है पालम एयरबेस पहुंचेगा। इसके बाद करीब 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पालम एयरबेस पहुंचेंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उस वक्त एयरबेस पहुंचेंगे। जनरल रावत का आखिरी संस्कार कल किया जाएगा। इन सब के बीच पूरे देश के मन में एक ही सवाल है, आखिर हादसा हुआ कैसे? सरकार ने जांच बिठा दी है। उम्मीद है अब हादसे के हर पहलू जल्द ही सामने आएंगे। हम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाना चाहते हैं जो पालम एयरबेस में तैयारी की गई है। पालम एयरबेस में ही कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन पूरा देश गमगीन है। हर किसी ने बिपिन रावत को बहुत करीब से देखा और समझा। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जनरल जे सिंह साहब, पूर्व सेना अध्यक्ष हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। किसी ने सोचा नहीं था कि जिनके कंधों पर हिंदुस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्हें इतनी जल्दी कंधों की जरूरत पड़ेगी। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े दुश्मनों के पसीने छुड़ा देने वाले योद्धा ने जिंदगी से इतनी जल्दी हार मान ली। बुधवार का दिन देश के लिए मनहूस साबित हुआ। सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर, सुरक्षा का पूरा तामझाम। जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन के स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने के लिए निकले थे। साथ में पत्नी मधुलिका रावत और 12 दूसरे लोग भी थे। और नीलगिरी की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो गया। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। आज पूरा देश अपने सेनापति को श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन लोगों के मन में सैकड़ों सवाल भी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि हादसे की वजह क्या रही। हेलीकॉप्टर का डेटा और वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है, जिसकी जांच के बाद कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें तीनों सेनाओं के अधिकारी शामिल होंगे। जांच टीम की अगुवाई एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। इस बीच सूत्रों से खबर मिली है कि जनरल रावत समेत 14 लोगों को लेकर उड़ान भर रहा हेलीकॉप्टर अपने तय रास्ते से दूर उड़ान भर रहा था। आमतौर पर वेलिंगटन के लैंडिंग ट्रैक के लिए हेलीकॉप्टर पक्का सुरनमलाई के पश्चिमी ओर से ऊटी कोयम्बटूर हाईवे से आते हैं। हालांकि बुधवार को सुलूर से उड़ान भरने वाले जनरल रावत का हेलीकॉप्टर ऊटी कोयम्बटूर हाईवे के ऊपर कट्टेरी बरलियार सेक्टर में उड़ान भर रहा था, यानी वो पक्का सुरनमलाई एयर ट्रैक से दूर उड़ रहा था। इसी दौरान MI-17 V5 हेलीकॉप्टर कुन्नूर से 7 किलोमीटर दूर और वेलिंगटन से 20 किलोमीटर दूर एक गड्ढे में क्रैश हो गया। वैसे जानकारों की माने तो ऐसा लगता है कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की चपेट में आ गया और करीब आधे घंटे तक किसी सुरक्षित जगह पर लैंड करने के लिए भटकता रहा। बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहां पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे जमीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए।
ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। अब जांच टीम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी कि क्या खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ, क्या हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी का शिकार हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हादसा हेलीकॉप्टर का टेल रोटर खराब होने की वजह से हुआ। मैं उनके बारे में ये कह सकती हूँ कि आप एक शक्कर का पुतला बनाइए और उसके अंदर शौर्य भर दीजिए और फिर उसको जीवंत कर दीजिए, तो वो जनरल रावत थे, मीठे लेकिन शौर्यपूर्ण। मैं ये दिन नहीं देखना चाहती थी। पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने संपूर्ण जीवन भर माँ भारती की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। बिपिन रावत देश के चीफ डिफेंस स्टाफ थे, सेना को आधुनिक बनाने की मुहिम में जुटे थे, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभा रहे थे और आतंकवाद विरोधी अभियानों को भी पूरी ताकत से चला रहे थे। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं कि देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज तक ब्यूरो। आज आवाज रुंध है और शब्द साथ छोड़ रहे हैं। जनरल रिटायर्ड जे सिंह साहब, जो कि पूर्व सेनाध्यक्ष है, हमारे साथ जुड़ेंगे। हम लाल चौक श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि आज सीडीएस बिपिन रावत के जाने के बाद देश के हर कोने में किस तरह से गमगीन है लोग, दुखी है, और इसी के साथ बस एक उम्मीद कि किसी तरह से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जान बच सके। मेजर जनरल दिलावर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और वो दोस्त भी हैं जनरल बिपिन रावत के। ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टीन विनोद साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे। विंग कमांडर अनिल गोयल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे। मेजर जनरल राजेश सहाय हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे। इन सब से हम चर्चा करेंगे, लेकिन तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं क्योंकि अब पूरा देश इंतजार कर रहा है। सीडीएस अभी भी यकीन करना मुश्किल होता है, शब्द साथ छोड़ते हैं जो मैं कह रही थी। मेजर जनरल दिलावर सिंह साहब, आप दोस्त भी थे, करीब से जानते भी थे। आज ये कितना मुश्किल लम्हा है आपके लिए, पूरे देश के लिए? ये सच बात है कि मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मुश्किल है। मैं कल से इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और पूरे देश के लिए और पूरे देश के अलावा मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि पूरे एशिया की मिलिट्रीज के अंदर, चाहे वो नेपाल की आर्मी हो जिसके भी वो जनरल थे, चाहे बांग्लादेश की आर्मी के शीर्ष नेता हों, श्रीलंका के शीर्ष नेता हों सेना के, और यहां तक कि कुछ काफी अधिकारी जो पाकिस्तानी सेना के हैं, सब उनको सम्मान के साथ आज याद कर रहे हैं। मेजर जनरल, मैं एक सेकंड आपको टोक रही हूं सर। अभी भी देश भर के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आपने एक दोस्त के तौर पर उनको करीब से देखा है, कुछ उनकी यादें हमें बताइए, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो सेना में आधुनिकीकरण हो या फिर ऑल आउट जो उनका पूरा अभियान था कि आखिर कैसे आतंकियों को रोका जा सके, वो शौर्य हमने देखा है। लेकिन एक दोस्त के तौर पर आपने बहुत करीब से बिपिन रावत को देखा है। बिपिन क्या थे, उनके होने का अर्थ क्या था, उनके काम का अर्थ क्या था, और परिवार के लिए कितना बड़ा दुख। आप त्रासदी देखिए, उनकी पत्नी भी चली गई है, उनके बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, जैसे मां बाप दोनों का साया एक बार में चला गया। ये सच बात है। मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह, एक गाइड की तरह, और न सिर्फ मेरे लिए, उन्होंने जवानों से, हर जवान से बात सुनी, हर एक की तकलीफ को सुना और हर एक की तकलीफ को ठीक करने का प्रयास किया। वो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि करीब करीब पूरी सेना के लिए एक बड़े भाई की तरह, एक कुछ लोगों के लिए एक पिता की तरह थे, और बहुत उदार हृदय वाले और बहुत नम्र व्यक्तित्व के रखने वाले, इस प्रकार के वो व्यक्ति थे जिनको सबकी चिंता थी, न सिर्फ अपने सोल्जर्स की बल्कि आम जनता की भी चिंता थी। उन्होंने बहुत सारे फैसले ऐसे लिए जिसमें कि एक बोल्ड डिसीजन की जरूरत थी। डोकलाम में जैसे आप जानते हैं, ये तस्वीरें आपको पता है दिलावर जी कितनी विचलित करती हैं। ये हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद की पहली तस्वीर है जो हम आज तक पर दिखा रहे हैं।
सब कुछ स्वाहा हो गया। बहुत मुश्किल है देश के लिए यकीन करना। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने बहुत बड़े सपने देखे थे सेना में आधुनिकीकरण और बहुत सारे बदलाव को लेकर, ये सब कुछ जैसे एक बार में स्वाहा हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद की पहली तस्वीर है। आज भी यकीन करना मुश्किल होता है, सभी लोगों के लिए हो रहा है, पति पत्नी दोनों और अन्य 11 लोग। कल्पना के परे है इस त्रासदी का अंजाम समझना और भुगतना। उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों की राह में, आप कल्पना कीजिए, जिनको पता था कि इस हेलीकॉप्टर पर वो सवार है और शाम होते खबर आई कि क्रैश हो गया है और यूं धू धू कर चल रहा था। कल्पना ये करना सबसे मुश्किल है कि मानव शरीरों का इस हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या हाल हुआ होगा। जनरल दिलावर, देखिए, जब मैं क्या बताऊं आपको, बड़ी त्रासदी है। मैं इन तस्वीरों को नहीं देखना चाहता हूं। मेरे दिल पे क्या बीतती आप समझ सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सी कठिनाइयों को देखा है, झेला है, और आर्मी के भी बहुत से लोगों ने देखा है। मैं सिर्फ आपको अच्छी बात ये बताना चाहता हूं कि मेरी आखिरी मुलाकात उनसे कुछ 15 दिन पहले हुई थी, और उस दौरान हमने जो बातचीत की उसके अंदर उनके जो सपने वो पूरे करना चाह रहे थे और जो करना चाहते थे अभी, उनके बारे में मैं सिर्फ संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूंगा कि ट्राई सर्विस जॉइंटनेस को किस तरह से सुदृढ़ करना चाहते थे, थिएटराइजेशन को कैसे करना चाहते थे, इसके बारे में तो तकरीबन लोग जानते हैं। लेकिन जवानों के लिए किस तरह से उनका सेवा काल की अवधि को बढ़ाया जा सके, किस तरह से उनको सेकंड कैरियर दिया जा सके, इसके लिए जो उनकी सोच थी वो बिल्कुल अद्वितीय थी, और सेना के लोगों की जो बहुत दिनों से ख्वाहिश थी उसको पूरा करने वाली थी। किस तरह से लीडरशिप को और स्ट्रांग बनाया जाए, उसके बारे में जो उनकी एक ड्रीम था। आधुनिकीकरण के बारे में पीपल्स जनरल दिलावर साहब, उन्हें पीपल्स जनरल कहा जाता था क्योंकि वो बहुत लोगों के साथ बातचीत करने में, उनके साथ खुशियां समेटने में, उनके साथ दुख सुख में साथ देने के लिए जाने जाते थे। ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टीन विनोद, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या हुआ होगा सर, हमारे दर्शकों को बताइए। खराब मौसम, कम ऊंचाई पर बादल थे, कोहरा और कुहासा था, कंट्रोल में किस तरह से अचानक हाहाकार हो गया। अब ब्लैक बॉक्स के जरिए जो आखिरी कम्युनिकेशन रहा होगा एटीसी के साथ, वो सामने आएगा। लेकिन अपने अनुभव से जरा हमारे दर्शकों को बताइए, सब ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ आखिर, क्यों ऐसा हादसा हो गया। देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये जो रेलवे ट्रैक से जो आप चला रहे हैं जो वीडियो है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इस पे अब देखा जा सकता है कि एक इनएडवर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं जिसको। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग देखिए एक फिक्स्ड विंग फ्लाइंग की तरह नहीं है, ये एक विजुअल तरीके से फ्लाइंग किया जाता है 90% टाइम में। लेकिन ये जो मी-17 V5 जो है, इसके अंदर 5 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग में बिल्कुल ही निपुण है, और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग में ब्लाइंड लैंडिंग करने का क्षमता रखता है ये। तो बादल या अंधेरा या एकदम ही पिच डार्क जिसको कहते हैं, नाइट विजन गॉगल के साथ भी आके हमने इसको इस्तेमाल किया है। मैंने इसको नॉर्थ ईस्ट में मैंने इंडक्ट किया है, तो मुझे अच्छे से मालूम है, और खूब मैंने इसमें फ्लाइंग भी किया है। तो इस बैकग्राउंड से एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होने के नाते और उसके बैकग्राउंड से मैं ये कह रहा हूँ कि जब विजुअल से जब इंस्ट्रूमेंट ट्रांजिशन करते हैं हम लोग, तो एक प्रोसीजर होता है ट्रांजिशन टाइम जिसको जो दिया जाता है, जो इनएडवर्टेंटली आप देख ही रहे हैं इस वीडियो में कि एक पीछे से एक फॉग या फिर एक क्लाउड कवर एकदम सडनली हेलीकॉप्टर को एनगल्फ कर लेता है। उस समय प्रोसीजर ये है कि हेलीकॉप्टर तुरंत मुड़ जाता है। तो ये मेरा ये सोच है कि तुरंत जो पीछे मुड़ने की कोशिश में ये हादसा हुआ है, और आप ये आवाज से इसको समझ सकते हैं। क्लाउड में घुसने के और हिट करने के जो अंतराल है, तो 1 या 1.5 सेकंड का समय है। जब वो आदमी पूछता है क्या हुआ, गिर गया क्या। एक सेकंड, ग्रुप कैप्टन साहब, हम वरुण सिंह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त भी कि उनकी जिंदगी बच जाए। मुझे भैया बताइए, आपको जो भी जानकारी अभी तक मिली है, क्या हुआ होगा। सब ये जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें पता था, हवा में ही आग लग गई, क्या हो गया सर। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर पहले खबरें आई कि पेड़ से टकराने की खबरें आई, फिर पता चला कि हवा में ही आग लग गई, कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ, क्या समझ में आ रहा है जितनी जानकारी है उसके मुताबिक।
देखिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसको सही सही बता पाएगा, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि हमें एक चीज याद रखना है अंजना जी, ये एक मशीन है और मशीन और कभी भी फेल हो सकता है। पहली बात, ये फेल हुआ कि नहीं हुआ ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगा, बट मेरा ये अनुमान है कि जब तक ये बादल में घुस रहा है तब तक ये बिल्कुल कंट्रोल में है और आप इसको चला भी रहे हैं ये बुलेट पॉइंट्स के तौर पे, तब तक ये कंट्रोल में है। जब ये बादल में घुसा उसके बाद जब आवाज आती है उस समय का जो अंतराल है, देखिएगा 1, 1.5, 2 सेकंड का समय, उस दौरान ही जो भी गड़बड़ हुई है उस दौरान हुई है। तो और ये पायलट सामने देख करके चला रहा है, तब ये इनगल्फ हो रहे हैं अपना एक फॉग में। तो उस दौरान जो ट्रांजिशन टाइम नहीं मिला उनको इंस्ट्रूमेंट में जाके इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग करने के लिए। एमजे ऑगस्टीन साहब, मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। हवा में अगर हेलीकॉप्टर में आग लग गई, कुछ चश्मदीदों ने यहां तक बताया है कि बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन आग लगी हुई शरीरों के साथ लोग निकल रहे थे, लोग विमान से, 14 लोग सवार थे। क्या इस तरह से मिड एयर आग पूरे हेलीकॉप्टर को लग जाना आपको क्या संकेत दे रहा है? नहीं, मेरा अनुमान, मैं कह रहा हूँ अंजना जी, मैं खुद ही एक एयरक्राफ्ट सर्वाइवर हूँ। 21 क्रैश मेरा टेक ऑफ के दौरान हो चुका है और रनवे पे ये पूरा स्क्रीन जो देख रहे हैं नया है, तो और खूब इन्वेस्टिगेशन भी किया है। तो इस एक्सपीरियंस, 30 साल का तजुर्बा है और मेरे कितने कोस्टमेट्स के मैंने कंधा दिया है और सबसे बड़ा बोझ मैंने उठाया है जिंदगी में। तो ये सब चीजों के मद्देनजर, ये सब चीजों का बैकग्राउंड के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि अगर इंक्वायरी जो भी कहेगा, एक चीज ध्यान में रखिए, मिलिट्री फ्लाइंग और वर्दी पहनकर जब हम निकलते हैं, और अभी तो मैं वर्दी के बाहर हूँ, अभी भी मेरा जज्बा उतना ही कायम है, हम निकलते हैं कि देश के लिए मर मिटने के लिए निकलते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो डेंजर है सबको पता था, और ये जो डेंजर है आज के तारीख में, आप सिविल जहाज में उड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दिल्ली से कलकत्ता जाते हैं, तो आपको इतना मन में तो एक जगह पे तो रहता ही है कि अगर गिर गया तो क्या होगा। मिड एयर सर एक सेकंड, फुल स्क्रीन विजुअल्स दिखाइए। मिड एयर फायर क्राइसिस नहीं, मैं ऑगस्टीन विनोद साहब, देखिए पूरे देश में लोगों के मन में सवाल है, मिड एयर फायर क्राइसिस का क्या मतलब होता है जब आप इस तरह का हेलीकॉप्टर जुड़ा रहे हैं Mi-17? ये टैंक, ये जो फ्यूल टैंक है, हाँ? ये बुलेट होल, अगर आप इस पे गोली चलाते हैं तभी भी ये फायर नहीं पकड़ता है, क्योंकि इसके सेल्फ सीलिंग टैंक्स हैं ये जो फ्यूल टैंक है ये सिविलियन जहाजों की तरह नहीं है। आप इस पे आप LMG भी दाग दें तभी भी ये फायर नहीं लग सकता। ये जो फायर देख रहे हैं आप जो चला रहे हैं, ये नीचे गिरने के बाद टैंक फट के जब बाहर फ्यूल गिरा है तब आग लगा है। टैंक के अंदर ये इसके रोटर पे मल्टीपल गोलियां लग चुकी हैं, और इसके बाद हमने कारगिल में हमने देखा है रोटर पे गोली लगने के बावजूद ये हेलीकॉप्टर उड़ता है। यही मैं लिखा हूं, ये जहाज एक टैंक की तरह है। मिड एयर फायर क्राइसिस इम्पॉसिबल है, और ये हेलीकॉप्टर बना ही कॉम्बैट कंडीशंस में इस्तेमाल करने के लिए, और इसमें IR सप्रेसेंट हैं, रडार जैमर्स हैं, कई सारी बातें निकल आ रही हैं कि मिसाइल मारा है, ये है वो है। ये सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इसको दरकिनारे करना चाहिए। और इंक्वायरी और इसका जो ब्लैक बॉक्स कहते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये 10,000 पैरामीटर रिकॉर्ड करता है, हर चीज को रिकॉर्ड करता है, इंजन के हर प्रेशर पॉइंट को रिकॉर्ड करता है, हर फ्यूल टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। आप बोलिए वो चीज रिकॉर्ड करता है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में ये ब्लैक बॉक्स हमें बरामद हुआ है, और कल परसों नरसों तक ब्लैक बॉक्स की सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन इंक्वायरी में उसी का वेट कर रहे हैं सर, उसी का वेट कर रहे हैं। अमिताभ रंजन, ग्रुप कैप्टन भी हमारे साथ रिटायर्ड जुड़ गए हैं। अमिताभ रंजन जी, आप बताइए अभी तक जो जानकारी मिली। एक सेकंड सर, मैं एकदम आम आदमी की तरह आपसे सवाल पूछ रही हूँ। लोगों को अलग अलग तरह की जानकारी मिल रही है। कई लोगों को यह बताया गया है मिड एयर फायर क्राइसिस हो गया, जो वहां पर चश्मदीद थे, कुछ ने बताया कि शरीरों में आग लगी हुई थी। हम बस कल्पना कर रहे हैं सर कि जब हेलीकॉप्टर का ये हाल हुआ तो जो मानव शरीर उसके अंदर थे उनका क्या हाल हुआ होगा। अमिताभ रंजन, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि क्या हुआ होगा सर। आप लोगों ने भी इस तरह की परिस्थितियां देखी होंगी, इस तरह के क्राइसिस को समझा होगा, देखा होगा।
आप जब ये तस्वीरें देख रहे हैं आपको क्या समझ में, क्या मिड एयर जब हवा में ही थे तब आग लग गई, क्या हुआ सर? आखिर मौसम खराब, सबसे सेफ इसे वीआईपी हेलीकॉप्टर माना जाता है, फिर क्या हुआ सर? देखिए, मैं ग्रुप कैप्टन अगस्तीन की बात से 100% सहमत हूं कि ये हेलीकॉप्टर एक टैंक है। मेरे खुद के जहाज में कम से कम 1 या 1,500 गोलियां लगी हैं। हाँ। खुद मैं फ्लाई कर रहा था तब लगी है, और उसके बाद हम उसको उड़ा करके करीब 6 घंटे दूर अपने बेस तक वापस पहुंच पाए। ठीक है। तो ये टैंक है, और जितने उन्होंने टेक्निकल डिटेल्स कही वो भी सारी की सारी सही है। एंड आई एग्री टू व्हाट ही सेज दैट ये इनएडवर्टेंट वेदर में एंटर हुआ है। वो इनएडवर्टेंट जो कहते हैं कि किसी कारणवश ये खराब मौसम में घुसा है, और खराब मौसम में घुसने का कारण क्या है, यही है जो इस एक्सीडेंट का कारण है। मिस्टर रंजन, एक सेकंड। खराब मौसम, दो तीन तरह की थ्योरी आई सर। पेड़ से टकराने की थ्योरी आई, मिड एयर फायर की थ्योरी आई। आपको क्या सबसे प्रोबेबल लग रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है जब ये तस्वीरें, क्योंकि अभी ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये एकदम शुरुआती, जैसे ही फायर क्राइसिस हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हम दिखा रहे हैं, पेड़ से टकराया, खराब मौसम हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ सर? क्यों फायर? आप खुद कह रहे हैं कि जिस तरह का आप लोग बता रहे हैं कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, हम तो बस ये समझना चाह रहे हैं सर क्यों ऐसी नौबत आ गई? देखिए, सबसे पहला इसका कारण क्या है, उसी के ऊपर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। कारण है ये खराब मौसम के अंदर घुस गया है, उसके बाद हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। अब खराब मौसम में क्यों घुसा है, असली एक्सीडेंट की वजह सिर्फ वही है। खराब मौसम में क्यों घुसा? कोई पायलट पहाड़ों में, पेड़ों के आसपास, बादल के अंदर। सर ये लैंडिंग से कितनी दूर था अमिताभ रंजन जी? ये लैंडिंग से कितनी दूर था? ये अपने लैंडिंग से 20 मिनट, माने कि समझ लें कि करीब 6 मिनट की दूरी पर था। 6 मिनट हेलीपैड पर जो सो वेलिंगटन में लैंड करना था, 6 मिनट की दूरी थी बस। जी हाँ, 6 मिनट की दूरी थी। और अब ये खराब मौसम के अंदर घुसने के पहले हेलीकॉप्टर में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये ऊपर चढ़ करके निकल सकता है। ये एक साथ करीब 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चढ़ सकता है, और अपनी स्पीड कम करके ये किसी भी तरह के जो खराब मौसम या बादल है उसके ऊपर से जा सकता है, और फिर मुड़ करके अपने लैंडिंग जहां जाना है वहां तक दोबारा आ सकता है। लेकिन ये वहां क्यों नहीं गया, और ये इस खराब मौसम के अंदर क्यों घुसा, एक्सीडेंट का कारण सिर्फ वही है। इसको जब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जैसे ग्रुप कैप्टन अगस्तीन ज्यादा अच्छे से इसको समझाएंगे, इसको कहते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर। दोनों ग्रुप कैप्टन को एक बार मेरे साथ दिखाइए। एक सेकंड सर, दोनों ग्रुप कैप्टन को मेरे साथ दिखाइए। सर हम सिर्फ वजहों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि खराब मौसम में घुसा। खराब मौसम क्या होता है ऑगस्टीन साहब? क्या कुछ बादल ऐसे आ गए? आग किन वजहों से लगी सर? देखिए अब फिर समझाता हूं। ये जहाज जो है ना, इसके चारों तरफ आर्मर प्लेटिंग लगी है। इसके फ्यूल के चारों तरफ जो है पॉलीयूरेथीन एक फोम का वो लगा हुआ है, जो बुलेट को पहली बात तो रोकता है, और अगर भेद भी कर गया बुलेट अंदर, तो इसके अंदर एक मटेरियल है जो फ्यूल जब टच करता है तो वो अपने आप सील कर जाता है। इसको बोलते हैं सेल्फ सीलिंग टैंक, हाइकेट्रॉल या किसी ऐसा मटेरियल का बना होता है। अच्छा। तो इसके अंदर आग लगने का अगर कोई एलएमजीपी फायर करे, आग लगने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही नाक के बराबर है। Exactly. और दूसरी बात, हमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज मिला है, वो है वो 15 सेकंड का जो वीडियो आप चला रहे हैं, और उसमें जो सवाल आप बुलेट पॉइंट पे डाल रहे हैं, वो बहुत ही अहम सवाल है, और उसी सवाल में सारा जवाब समाया हुआ है। देखिए, इनएडवर्टेंट आईएमसी जो है, ये एक प्रोफेशनल खतरा है हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में, और हम सामने देख करके चलाते हैं, और बादल यहां से आके हमें एनगल्फ कर जाता है, और जब हम लैंडिंग के लिए जाते हैं
हम बिल्कुल आग कैसे अर्जुन की लगी? तरह जाते हैं सर आग सामने कैसे देख लगी? करके। सर आग कैसे लगी? आग लगी है खराब बादल, क्रैश के विजन बाद। प्रॉब्लम सब समझ में आ रहा है, आग कैसे लगी? क्रैश के बाद जब फ्यूल बाहर निकल जाता है तब आग लगता है। तो फ्यूल इंजन के अंदर तो आग रहता ही है, इंजन के अंदर बिना आग के तो इंजन नहीं चलेगा। तो इंजन के अंदर हमेशा आग रहता है, तभी तो इंजन एक्सपैंड करता है। तो इंजन गिरा है, इंजन के अंदर आग है, फ्यूल गिरा है, टैंक गिरा है, टैंक फट गया है, फटा हुआ टैंक का फ्यूल जो है इंजन के अंदर चला गया है, जो मेरे साथ भी होता है MiG 21 में। फटा हुआ टैंक का फ्यूल जो है वो लग करके तभी मैं थोड़ा बहुत जल गया था, मेरा पूरा जहाज जल गया था। तो बट मेरा भी जहाज जो MiG 21 है उसका भी जहाज का टैंक जो है वो उससे बना हुआ है, सेल्फ सीलिंग मटेरियल से। तो आप कह रहे हैं कि क्रैश के बाद आग लगी है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही। और बिल्कुल सही, मतलब पायलट लॉस्ट कंट्रोल जब वो बादल ऐसा आया और उनको दिखा नहीं कुछ, ये कह रहे हैं आप? ये इनएडवर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मेटेरोलॉजिकल कंडीशन, ये जो वर्ड है आप लिख लीजिएगा, इस पे आप बहुत चर्चा करेंगे आगे जाकर के। IIMC एंड CFIT, कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू द टेरेन। ये IIMC की वजह से कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू द टेरेन, यही रिपोर्ट में 90% आएगा, क्योंकि मैं ये 15 सेकंड का वीडियो देख करके अनुमान लगा रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा एक खतरा हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में होता ही है, और ये एक प्रोफेशनल पेरिल है, इसको कोई और नजरिए से हमें देखना नहीं चाहिए। आप जाते हैं कलकत्ता तक दिल्ली से, तो आप वो पेरिल लेकर के जाते हैं, भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। अमिताभ रंजन के आप जहाज में चढ़ते। जी जी, बहुत सारे सवाल हैं। लोग बस ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में, जिसे सेफेस्ट हेलीकॉप्टर कहा जाता है, उसमें इस तरह की आग लग गई। आप लोग बता रहे हैं कि मौसम अचानक खराब हुआ, बादल से इस तरह का सामना हुआ जिसकी वजह से परिस्थितियां खराब हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें मजबूरन रुकना पड़ रहा है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 8 बजे के आसपास पार्थिव शरीर CDS बिपिन रावत का आएगा। आज भी यकीन करना मुश्किल है, उनकी पत्नी, 11 अन्य लोग और उधर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उन पर भी चर्चा जरा करेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे अमिताभ रंजन, बहुत मुश्किल परिस्थितियां ये सेना के लिए हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जो जुड़े हैं, हाथ उठा रहे हैं अपनी बात कहने के लिए। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन आज पूरा देश गमगीन है, बस ये समझना चाह रहा है कि इन परिस्थितियों में ये घटना घटी। एक छोटे से ब्रेक बाद भी चर्चा और कवरेज जारी है, आप देखते रहिए आज तक। तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये देश गमगीन है क्योंकि CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी, 11 अन्य सैन्य अधिकारी जो मौजूद थे इस हेलीकॉप्टर में, उन सब की जिंदगी एक बार में अचानक चली गई। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन हालात में इस तरह का हादसा हो गया, जिसे सबसे मजबूत, विश्वसनीय VIP हेलीकॉप्टर माना जाता है, उसमें आखिर क्या हो गया। विंग कमांडर अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सर हाथ उठा रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं आप इस हादसे के बारे में? मैम, जैसा कि आप बार बार पूछ रही थी कि आग कैसे लगी, हाँ, क्या उस जहाज में उड़ते समय ही आग लग गई थी जी? तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हवाई जहाज, जो हेलीकॉप्टर था, उस समय कम से कम 1 to 1.5 थाउजेंड kgs ऑफ फ्यूल रहा होगा उस समय। ठीक है। और उसकी स्पीड कुछ 100 to 150 किलोमीटर पर आ रही होगी। अब वो जब जहाज इस स्पीड से उड़ता हुआ किसी चीज से टकराता है तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा जैसे कि किसी भी क्रैश में होता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे और वो फ्यूल वहाँ पे चारों तरफ से फैल गया होगा। उसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर भी है क्योंकि बैटरीज भी हैं, मूविंग पार्ट्स भी हैं, जैसे कि ब्लेड्स हैं, हाई स्पीड पे मूव कर रही हैं, उससे कई तरह के जब वो चट्टानों से टकराए होंगे या तो फ्लैशेस उड़े होंगे, हाँ। जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आग लग गई होगी। और जब भी ऐसा कोई हादसा होता है, हमने ज़्यादातर देखा है कि वहाँ पर एक आग लग जाती है, या तो जो उसमें व्यक्ति सवार होते हैं उनकी मौत उस आग के कारण होती है, या फिर धुएं जो उठता है उससे दम घुटने के कारण होती है। यही सबसे बड़े 2 कारण हैं जिससे कि उसमें जो सवार व्यक्ति होते हैं उनकी मौत होती है। दूसरा रीज़न ये भी है कि इस हेलीकॉप्टर की जो दुर्घटना है वो हेलीपैड से दूर हुई थी, तो उसको जो संभावित सहायता मिल सकती थी, अगर वो हेलीपैड पे क्रैश हुआ होता तो उसको एकदम से सहायता मिल सकती थी क्रैश फायर टेंडर्स की। ये सहायता उसको, क्योंकि वो हेलीपैड से दूर था, एक घाटी में था जहाँ पर तरह तरह के जहाँ पे इतनी इजी एक्सेस नहीं था, तो उस कारण से भी वहाँ पर आग ज़्यादा फैली।
उनको एकदम से बचाव का तरीका नहीं मिल पाया, बचाव में भी रुकावट आई। और जो ट्रेन पर्सनल थे जो कि CFT जो क्रैश फायर टेंडर्स होते हैं उसमें भी वो वहाँ पे जल्दी से नहीं पहुँच पाए, इसलिए भी जो सहायता मिलनी चाहिए थी उन सभी सैनिकों को, वरिष्ठ अफसरों को, वो एकदम से नहीं मिल पाई। इसका ये भी एक वजह है जिसके कारण कि इतनी ज्यादा संख्या में। ठीक है, मेजर जनरल राजेश सहाय भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश सहाय साहब, क्या हम ऐसी स्थिति में है इस वक्त कि ये बता सकें कि मिड एयर ये आग लगी या फिर लैंडिंग के बाद ये परिस्थिति बनी? दुर्भाग्यपूर्ण है, हम तस्वीरें भी बार बार दिखा रहे हैं, अभी भी देश यकीन करने को तैयार नहीं है। CDS, उनकी पत्नी, सबकी मौत हो गई, 11 लोगों की मौत हो गई सर। हाँ, ये दुर्घटना तो बहुत एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। शाम 7:40 पर दिल्ली आएगा CDS बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, ये जानकारी आ रही है। बोझिल मन से हमें बताना पड़ रहा है। पालम एयरवेज पर रात 8:30 बजे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है वहां पर मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर जाएंगे। लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच का टाइम दिया गया है। अभी तक सिर्फ 3 शवों की पहचान हो पाई है। बिपिन रावत, मधुलिका रावत के शव की पहचान कर ली गई है। DNA सैंपल्स लेने पड़े हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ उन मानव शरीरों का जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। अपनी बात पूरी कीजिए सहाय साहब। हाँ, अभी मैं सुन रहा था वार्तालाप। टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, पायलट एरर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सारी संभावनाएं हैं जो इंक्वायरी, जो ट्राई सर्विस इंक्वायरी है उसमें क्लियर होगा। आप एक प्रश्न भी पूछ रही थी सैबोटाज का, वो सबसे पहले देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से इंक्वायरी होने दीजिएगा कि है क्या, व्हाट इज द रीजन। बैड वेदर है, और अगर आप विलिंगटन उस एरिया में, मैंने वहां पे कोर्स किया हुआ है स्टाफ कॉलेज, तो वो जो गोल्फ कोर्स के पास में जो हेलीपैड है, वो सडनली वहां पर ये लो क्लाउड्स आ जाते हैं। तो यू कांट प्रेडिक्ट कि लो क्लाउड्स कब आएंगे। एंड मेरे विचार से, आई एम नॉट श्योर, मैं इतना टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं हूँ, और जो एक क्लिपिंग जो अभी वायरल हो रखी है उससे लगता है द प्रॉब्ली वो क्लाउडेड एरिया में चला गया, बिकॉज ही वाज गोइंग टू लैंड नेक्स्ट 6 to 10 किलोमीटर। आई थिंक दैट इज व्हाट बताया गया कि 6 से 10 किलोमीटर में वो लैंड करने वाला था। तो मे बी बीच में विजुअल मिला, सडनली द विजुअल डिसअपीयर्ड, मे बी हिज रोटर कोई साइड द वैली को टच कर गया, या कोई पेड़ है, वो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उस पे टच कर गया और आग लगी। क्योंकि जब वो नीचे गिरा है तो उसके जो फ्यूल टैंक्स हैं वो ब्लास्ट हुए हैं, एंड ड्यू टू वेरी मेनी अदर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। दूसरा, मैं किसी से पूछ भी रहा था, उसने बताया कि सर जब फ्यूल जलता है तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलता है, तो वहां पर जो भी लोग हैं जो उसमें जिनमें शहादत हो जाती है, उनका आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप कह रही हैं DNA, मेरे को पता चला है कि उन्होंने इवन उनके जो मोलर्स हैं, डेंटिस्ट्री चेक किया है कि उनके टीथ की इम्प्रिंट से कि कौन से शब्द किस किस के हैं। सो दैट इज द थिंग, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ये हादसे होते रहते हैं, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। जैसे मैं एयरफोर्स ऑफिसर्स की बातें सुन रहा था, मैं जब ग्लेशियर में था तो मेरे को याद है पायलट्स आगे चलाते थे और पीछे भी देखते थे। तो मैं उसको पूछा, आप पीछे क्यों देख रहे हो? इसे सर, अगर बाई चांस वाइट आउट सिचुएशन में मैं आगे नहीं जा सकता, क्या मैं पीछे मुड़ के वापस बेस पे पहुंच सकता हूं या नहीं? तो इसलिए मेरे को आगे और पीछे दोनों देखने पड़ते हैं। सो ये जोखम है फ्लाइंग में, और सर्विसेज में ये जोखम है, चाहे आप बाय एयर जाएं या आप बाय फुट जाएं या शिप में जाएं। आफ्टर ऑल प्लेटफॉर्म्स हैं, दीज आर प्लेटफॉर्म्स, मैकेनिकल चीजें हैं, कुछ भी फ्लॉ हो सकता है, कहीं भी फ्लॉ हो सकता है। ये सर्विसेज के लोगों को जोखिम उठाना पड़ता है। बट ऑल सेड एंड डन, इट इज सो सैड एंड सो अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल इन दिस एयर क्रैश। आज चिरागे रोशन है, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन जरा दिखाइएगा। चिरागे रोशन है, ये दिए श्रद्धांजलि है बिपिन रावत साहब को, जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने अपनी कार्यक्षमता के जरिए CDS, पहले वो देश के बने,
1 जनवरी 2020 को उन्होंने कार्यभार संभाला और बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन इसी के साथ एक दुर्घटना ने उनकी पत्नी और कल्पना कीजिए परिवारों पर किस तरह के आपदा ये आन पड़ी है। कल्पना से भी परे है। इतना बड़ा दुख और इतना बड़ा ये वक्त है हिंदुस्तान के लिए कि शब्द जैसे मैंने कहा साथ छोड़ जाते हैं। एक बार फिर से ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टीन साहब और अमिताभ रंजन को मेरे साथ दिखाइए। मैं बार बार आपसे इसलिए पूछ रही हूं सर, क्योंकि पूरा देश यही समझना चाह रहा है आखिर किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ। मैं बार बार ये सवाल आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी ये समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि आखिर एक हेलीकॉप्टर इस तरह से मिड एयर क्राइसिस का सामना करते हुए, मौसम खराब, एक से एक ऐसे मौसम खराब होते हैं, तमाम वीआईपीज ऐसी जगहों पर जाते हैं, मौसम अचानक खराब होता है लेकिन उसका सामना हो जाता है। कई सारे अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं। कहीं पेड़ क्रैश की बात की जा रही है कि पेड़ से टकरा गया, फिर आग लग गई, जमीन पर जब गिरे तब आग लग गई, अलग अलग बातें कही जा रही हैं। हमारे साथ क्या ग्रुप कैप्टन कोई जुड़े हुए हैं? दिलावर सिंह साहब, एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। सर, सबसे ज्यादा जो सवाल लोगों के मन में है दिलावर साहब, वो इस अचानक हुए एक्सीडेंट को लेकर है। कुछ जानकारी आपको दी गई है सर, क्या हुआ था? क्या ये बताया गया है कि मिड एयर में ही अचानक मौसम खराब की वजह से क्रैश हुआ, उसके बाद आग लगी, या फिर मिड एयर ही आग लगी थी? क्या कुछ जानकारी ऐसी है जो आप हमारे दर्शकों को बता सके? नहीं, इस बारे में क्लैरिटी किसी के पास नहीं है अभी। और जो जिस वक्त वो हवाई हेलीकॉप्टर गिरा है तो एकदम से आग की लपटों में गिरा है, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो सवेर पहले से ही लग गई या गिरने के एकदम से बाद लगी। लेकिन हादसा इतना गंभीर है और इतनी ज्यादा क्षति हमारी हुई है कि उसको भूल जाना या उसकी पूरी अच्छी तरह से विवेचना करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं सिर्फ उनकी जो ड्रीम्स हैं और जो उनके सपने हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं, और उसमें मैं बताना चाहता हूं आपको कि उन्होंने जो जवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए और खास तौर पे डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए जो मेरे साथ चर्चा की थी, उनसे उनके हृदय के बारे में और नम्र हृदय के बारे में और जवानों के प्रति उनकी उदार भावना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अभी वो मेरे से कुछ चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों ने कुछ एक नया लीडरशिप प्रोग्राम सीनियर ऑफिसर्स के लिए शुरू करना है। तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं, ड्रीम्स उनके कुछ रह गए हैं और शायद उनको आगे पूरा करेंगे, लेकिन बार बार उनकी छवि सामने आती है, बार बार दिल दुखी होता है। उसको बर्दाश्त करना है और आगे चलना है। देश को भी आगे चलना है, सेना को भी आगे चलना है, परिवार को भी आगे चलना है और हम जैसों को भी आगे चलना है। बिल्कुल, समाज तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जुड़े क्या, एमजे ऑगस्टीन साहब या फिर अमिताभ रंजन? ठीक है, मैं एक बार आपके पास फिर से गोयल साहब आना चाहती हूँ। जब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी प्रामाणिक रूप से कहना मुश्किल है कि मिड एयर ये आग लगी या फिर नीचे जाकर आग लगी, लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे थे टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं ऐसे आग में। जब जो एयर टर्बाइन फ्यूल होता है उसके मतलब टेम्परेचर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मानव शरीरों का क्या हाल हुआ, और फिर डीएनए टेस्ट और टीथ के जरिए टेस्ट, ये सब करने की नौबत आ गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही गोयल साहब। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि वहाँ पे तत्काल फायर टेंडर्स अवेलेबल नहीं थे। उनको अगर ये हादसा हेलीपैड पे होता तो क्रैश फायर टेंडर्स और जो ट्रेन पर्सन है उनको उस समय इवैक्यूएट कर पाते, परंतु ये हादसा हेलीपैड से दूर हुआ, इस कारण इवैक्यूएशन भी डिलेड हुआ। आग लगना स्वाभाविक है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसी कारण डिलेड इवैक्यूएशन के कारण जो शव थे उनका इस स्थिति में आधी घंटा 15-20 मिनट में जो भी समय रहा होगा उस समय इस तरह की क्षति हो सकती है, होने की पूरी संभावना है। पूरा देश ये जानना चाहता है, बहुत बड़ी दुर्घटना है, सभी इन कारणों को जानना चाहते हैं, जैसा कि आप इस चैनल पे भी जानना चाहते हैं। वैसे सभी सैनिकों के मन में भी सवाल है, पूरे हर भारतवासी के देश मन में ये सवाल है, और सभी जानना चाहते हैं कि इतने बड़े ऑफिसर जब ट्रैवल करते हैं तो क्या उनकी कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होता है या नहीं। और
जिसे सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता है सेना का, उनकी इस तरह से मौत हो जाए तो कई सारे सवाल होंगे। जांच के जरिए वो बातें भी सामने आएंगी। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लगातार कवरेज जारी है आज तक पर। बताया जा रहा है 7:40 पर पार्थिव शरीर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का आएगा और उसके बाद से ही प्रधानमंत्री भी वहां पर लगभग 9 बजे पहुंचेंगे अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। लगातार कवरेज आप आज तक पर देखेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। रोशन है आज तमाम चिराग श्रद्धांजलि देते हुए CDS जनरल बिपिन रावत को, उन सपनों को जो उन्होंने देश की सेना को दिखाए, वो ताकत जो उन्होंने दी, वो हिम्मत जो उन्होंने बंधाई, वो नए नए तरीके जिसके तहत वो नए सिरे से सेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की मुहिम चलाते रहे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।